समुद्र मंथन संसार के सबसे प्राचीन संघर्षों में से एक है। इस मंथन को अमृत मंथन भी कहते हैं क्योंकि इसमें से अमृत निकला था। देवता और असुर दोनों ही इस अमृत को पाना चाहते थे। भला व्रत कौन नहीं चाहे। अमृत पाने की इसी जद्दोजहद में विष्णु भगवान के अमृत कलश से 4 बूंदें धरती पर भी छलक गई। 3 तो प्रयाग, हरिद्वार और नासिक में गिरी और चौथी ने हमारे अपने मालवा में उज्जैन की भूमि को परम पावन धाम बना दिया। उज्जैन के महाकालेश्वर और खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर की गूंजती स्वरों और सांची में बौद्ध धर्म की पवित्र ध्वनियों ने इस मालवा की धरती को अध्यात्म और आस्थाओं का संगम बना दिया है। तभी तो मुलक मालवा गहन गंभीर, डग डग रोटी भग समृद्धि से परिपूर्ण इस क्षेत्र में कोई साधन भी नहीं है। कालिदास ने जिस मालवा को अपने काव्य से सींचा है उसकी इंदौर नगरी के मशहूर राजवाड़े में आप सभी का स्वागत है। इस राजवाड़े ने मल्हारराव होलकर और अहिल्याबाई जैसी विभूतियों को शोहरत की बुलंदियां छूते हुए देखा है और यहीं से यशवंतराव होलकर ने भारत में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ चौतरफा मोर्चा बंदी यानी गुरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत की। बात 3 सदी पुरानी है। हिंदुस्तान में मुगलों का सूरज ढलने लगा था और मराठों का दबदबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ऊपर से अंग्रेजों
अंग्रेजों के कदम भी बढ़ रहे थे। उधर पुणे के एक गांव में एक लड़के का जन्म हुआ, जिसे नाम दिया गया मल्हार राव होलकर। होलकर क्योंकि वो होल गांव में पैदा हुआ था। कच्ची उम्र में माता पिता का साया उड़ जाने से मल्हार की परवरिश का जिम्मा उसके मामा भोजराज बारगल के कंधों पर आ गया। भोजराज ने गांव के दूसरे लड़कों की तरह अपने भांजे को भी गाय भैंस चराने के काम पर रखवा दिया। परंतु मल्हार राव कोई आम लड़का नहीं था। एक दिन अरे भोजराज, जल्दी आ जल्दी। अरे तेरा भांजा तो आज गया समझो। भोजराज ने आकर जो देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। 2 हाथ लंबा नाग अपना फन फैलाए मल्हार के पास बैठा हुआ था और मर्राती मौत से बेखबर मल्हार बड़े आराम से सो रहा था, बिल्कुल बेसुध। शोर सुनकर जैसे ही मल्हार राव ने अंगड़ाई की, नाग चुपचाप लेटता हुआ झाड़ियों में उछल गया। मल्हार बेटा, तू ठीक तो है ना? भला तुझे इतना बड़ा सांप देखकर भी डर नहीं लगा? मैं क्यों डरूं मामा जी? नाग देवता तो मेरे पास आते रहते हैं। उन्होंने तो मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाई। हे भोलेनाथ। इस हादसे के बाद भोजराज दिन भर कुछ सोचते रहे। शकुन अपशकुन सब सोचा, मगर किसी पुख्ता नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। जब सांझ ढली तो अपने नित्य नियम से शिव मंदिर गए और महादेव से अपना सारा असमंजस कह डाला। हे भगवान, ये आज तुमने क्या चमत्कार दिखा दिया। मैं ठहरा मालूम किया, क्या समझूंगा तुम्हारी महिमा। तुम ही रास्ता दिखाओ, क्या करूं? अरे भोजराज जी, इतनी देर हो गई, घर नहीं जाना है क्या? जाओ, अब महादेव को भी सोने दो। इनके सोने जागने पर भला किसका बस चलता है? पर इन्होंने मेरी नींद तो उड़ाई। महादेव का अनादर न करो भोजराज। जब तुमने अपनी व्यथा इससे कह दी है तो महादेव इस दुविधा का समाधान दे ही देंगे। जाओ जाओ, अब घर जाकर सो जाओ। अगली सुबह का चमकता सूरज मानो भोजराज के लिए भी एक नया पैगाम लेकर आया। उनकी दुविधा कुछ छट चुकी थी। मल्हार बेटा, मुझे ये तो पता नहीं कि महादेव जी क्या चाहते हैं, पर मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें आने वाली जिम्मेदारियों के लिए तैयार करूं। कल से तुम्हें खेतों में नहीं जाना है। भोजराज के पास 20-25 सवारों की एक छोटी सी टुकड़ी थी। उसी की देखरेख में मल्हार राव को योद्धा का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। जल्दी ही मल्हार राव के अंदर छिपा सिपाही निकल कर बाहर आ गया। 1724 में वे पेशवा फौज में भर्ती हो गए। चंद साल में पेशवा बाजीराव ने उन्हें 9 परगनों की जागीर इनाम में दे दी और 1732 के आने तक कई हजार घुड़सवारों की फौज देकर समूचे पश्चिमी मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इस तरह 1733 में होलकर रियासत की नींव पड़ी और यही 1747 में इस राजवाड़े की बुनियाद रखी गई।
वारी का रुख किस तरह पलट देती है। एक लंबी मुहिम से लौट रहे मल्हार राव का कारवा जब अहमदनगर के चौंडी गांव में पहुंचा तो मल्हार राव एक आवाज सुनकर ठिठक गए। सिपाहियों ने सोचा शायद मल्हार राव थक गए हैं। काफी सफर कर लिया अभी सरकार। आप थक गए होंगे, अंधेरा भी गिराया है। वो तो आज ही पड़ा हुआ है। थकान नहीं रे, खड़क में सिपाही तो घोड़े की पीठ पर भी विश्राम करते हैं। चलो आज यही काम करते हैं। तुम बंदोबस्त करो, मैं जरा यहाँ पर मुआयना करके आता हूँ। उस आवाज का पीछा करते करते मल्हार राव एक मंदिर में पहुंचे। पूजा व दियाबाती के लिए आए एक नन्ही सी कन्या वहां भजन गुनगुना रही थी। उम्र 7-8 साल की रही होगी, पर हाव भाव कुछ ऐसे थे मानो पार्वती खुद शिव की स्तुति कर रही हो। मल्हार राव ड्योढ़ी में बैठ उसे दूर से निहारते रहे, सुनते रहे। और थोड़ी देर बाद चुपचाप अपने शिविर में लौट आए। ये आवाज उनके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। सवेरा होते ही उन्होंने मंदिर के पुजारी को बुलाया और उनसे लड़की के घर बार के बारे में पूछताछ की। सरकार, वो तो हमारे पार्टनर मानको जी शिंदे की बच्ची है। मैंने इतनी छोटी उम्र की किसी लड़की में महादेव के लिए ऐसी लगन नहीं देखी। उसकी गायकी आत्मा को छू जाती है। आप ठीक कहते हो पंडित जी, स्वयं मां सरस्वती का वास है उसके गले में। शायद माता पिता के संस्कार है। मैं मानको जी से मिलना चाहता हूँ। आप संदेशा भिजवाएं। सरकार, संदेशा भेजने की जरूरत नहीं है। मानको जी तो खुद राव साहब के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मानको जी, कल हमने आपकी सुपुत्री का भजन सुना। उसकी गायकी ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया है। महादेव की कृपा है आपसे। मानको जी, मेरा निवेदन है कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे बेटे युवराज खांडे राव से कर दें। सरकार, ये आप क्या मांग रहे हैं? मेरी पुत्री अहिल्या एक साधारण कन्या है। भला उसकी समझ आपके परिवार के विचारों के अनुकूल कैसे हो सकती है? ऐसा मत सोचिए मानको जी। मैं भाग्य में विश्वास करता हूँ। शायद इसीलिए मुझे यहाँ आने का सौभाग्य हुआ। आपकी कन्या के व्यक्तित्व की निश्चलता और अरुद्धता से रियासत की कीर्ति और बढ़ेगी। मुमकिन है मानको जी शिंदे को मल्हार राव की इस पेशकश पर यकीन न हुआ और उन्होंने खुशी खुशी अपनी मंजूरी दे दी। चौंडी गांव में उस शाम इत्तफाक से किए गए पड़ाव से न केवल होलकर राजघराने की बल्कि होलकर रियासत की भी तकदीर बदलने वाली थी। 1733 में अहिल्याबाई अहमदनगर से राजवंश की बहू बनकर होलकर राज परिवार में आ गई।
अहिल्याबाई ने ससुराल में आकर देखा कि पति खांडेराव को न तो राजकाज में रुचि थी और न ही अपने इस जीवन साथी से स्नेह। बस सुरा और सुंदरी ही उनकी दिनचर्या थी। धीरे धीरे अहिल्याबाई ने अपने धार्मिक स्वभाव, मधुर व्यवहार और स्नेह सेवा से न सिर्फ सास ससुरे का बल्कि अपने पति का भी दिल जीत लिया। नतीजा ये रहा कि खांडेराव होलकर राजकाज में रुचि लेने लगे। 1745 में अहिल्याबाई ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम मालीराव रखा गया और 3 साल बाद घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसे मुक्ताबाई नाम दिया गया। उधर मल्हार राव धीरे धीरे ठोस कदम बढ़ाते हुए एक बहादुर योद्धा ही नहीं बल्कि युद्ध शैली के माहिर सेनापति भी बनते चले गए। 1751 में उन्हें अवध की रक्षा के लिए रोहिल्ला पठानों से युद्ध करना पड़ा। पठानों की फौज के सामने मल्हार राव की टुकड़ी बहुत छोटी थी। जाहिर है सिपाहियों में हौसला कमजोर था। सरकार, रोहिलों के पास तो बहुत बड़ी सेना है और हम सिर्फ बुढ़े हैं। हाँ, बात तो ठीक है, पर इस बार शस्त्रों के साथ हम मस्तिष्क से भी पूरा काम लेंगे। मल्हार राव ने सिपाहियों के साथ योजना बनाई जिसके मुताबिक दिन भर आसपास चल रहे मवेशियों को इकट्ठा किया गया। जब शाम ढली तो आपके आदेशानुसार सब कुछ तैयार है। ठीक है, मवेशियों को बिना नुकसान पहुंचाए इनके सींग से जल्दी मशाले मारो। अब पशुओं को शत्रु छावनी की ओर दौड़ा दो और आक्रमण की तैयारी करो। वही हुआ जिसका मल्हार राव को अंदाजा था। इतनी मशालें देखकर शत्रु सेना में खलबली मच गई। कोई इधर भागा, कोई उधर। मौके की ताक में तैयार मल्हार राव की सेना ने महलों पर हमला कर दिया और बिना किसी जानहानि के उन्हें दूर तक खदेड़ दिया। अहिल्या का विवाह होलकर घराने के लिए अत्यंत ही शुभदायी रहा। होलकर रियासत की संपदा और शोहरत तेजी से दिन दूनी रात चौगुनी होती जा रही थी। अफसोस, कुदरत को शायद होलकर राज घराने की ये खुशहाली रास न आई। बात 1754 की है। कुम्हेर का राजा सूरजमल कई साल से अपना लगान नहीं चुका रहा था। मल्हार राव खांडेराव को लगान वसूली के लिए खुद कुम्हेर जाना पड़ा। कई हफ्तों की घेराबंदी के बावजूद सूरजमल उनसे मिलने बाहर नहीं आया। एक दिन सुबह सवेरे जब मल्हार राव अपने खेमे में आराम फरमा रहे थे, क्या हुआ? सूरजमल ने जंग का बिगुल मचा ही दिया। लड़ाई में धमाके होना आम बात है। मल्हार राव अपने खेमे से निकले, सामने लाशें देखकर विचलित हो गए। ये सब क्या हो गया? ये इतनी सारी लाशें यहाँ पे कैसे आ गई? जब उन्होंने खांडेराव को उन लाशों में देखा तो उन पर मानो कहर उठा गया। क्या? कांडे! 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 कांडे मेरा बच्चा! कांडे! कांडे आगे खोलो! ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? हे प्रभु!
वो घड़ी भी आई जब अहिल्याबाई सती परंपरा का निर्वाह करने के लिए मल्हार राव से विदा लेने गई। पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पत्नी धर्म का पालन सती परंपरा अनुसार पूरा करूं। नहीं 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 नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अहिल्या, बेटी तुम सामान्य स्त्रियों के समान केवल पत्नी धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर नहीं आई। बेटी, सती होने का विचार त्याग दे बेटी, त्याग दे ये विचार। सती होने का विचार मत ला अपने मन में। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको साहस से काम लेना होगा बाबा। मालवा का भाग्य, यहाँ की बात तो अब आप ही के हाथों में है। मेरे नहीं, हमारे हाथों में है, हमारे हाथों में। इस मालवा की धरती को, यहाँ की प्रजा को और इस पूरे सूबेदार को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है बेटी। तुम ही मेरे लिए खंड है, तुम ही पुत्र। प्रजाजनों के साथ साथ मुल्गा मालेराव और मुल्गे मुक्ता बाई की भी जिम्मेदारी अब तुझे ही संभालनी है बेटी। तुझे राजकाज में मेरी मदद करनी होगी। अहिल्या बेटी, तुम्हारी योग्यता पर मुझे पूरा विश्वास है। इन आत्मस्वरों को सुनकर अहिल्या को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। बाबा, हम अपना सती होने का हट त्याग दें। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण और प्रजा हितों के लिए समर्पित कर सकें। कुछ ही समय में अहिल्याबाई राजकाज और जंग के मैदान दोनों मोर्चों को बड़ी कुशलता से संभालने लगी और मल्हार राव खुद केवल सलाहकार और संरक्षक की भूमिका निभाने लगे। (1786) में होलकर राजवंश के संस्थापक और मालवा के मुहाफिज श्रीमंत सूबेदार मल्हार राव होलकर का स्वर्गवास हो गया। अपने जीवन काल में उन्होंने पेशवाओं की फौजों के साथ अटक से कटक तक कई मुश्किल मुहिमों को अंजाम दिया और अंतिम दिनों में मराठा महासंघ के 5 वस्तुतः स्वतंत्र शासकों में से एक बने। मल्हार राव को आज भी रियासत के सबसे इंसाफ पसंद, काबिल और दूरदर्शी राजा के रूप में बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। वीरो महान योद्ध गणेश मुख्यो, बलाधिप शस्त्र विधान सुज्ञ, सदा यशस्वी सततम समर्थो, मल्लारिरावो विदित पृथिव्या। मल्हार राव के निधन के बाद अहिल्याबाई अपने बेटे के नाम पर बतौर रीजन मालवा का शासन चलाने लगी। वो पूरी लगन से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही थी, मगर होलकर राजवंश पर कुदरत का कहर फिर टूटा। साल भर बाद युवराज मालेराव को भी भारी जवानी में भगवान ने उठा लिया। होलकर रियासत बिना राजा की रियासत बनकर रह गई थी। ऐसी स्थिति में भला रीजेंट का भी क्या औचित्य था। तब अहिल्याबाई ने पेशवा के दरबार में अर्जी भेजकर
मालवा पर शासन का अधिकार मांगा। ये एक पेचीदा स्थिति थी। जिस जमाने में औरतें घर बार की जिम्मेदारियों में बंधी रहती थी, वहां एक औरत रियासत की बागडोर संभाली। ऐसी बात जो कभी किसी ने न सुनी या देखी थी। अहिल्याबाई की अर्जी पर लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, यहां तक कि होलकर राज को हड़पने का षड्यंत्र भी रचा गया। अहिल्याबाई शासन के दांव पेच बखूबी जान चुकी थी, लिहाजा अपने विरोधियों को चुप कराने में वो कामयाब रही और 1767 में उन्हें मालवा का बाकायदा शासक घोषित कर दिया गया। महेश्वर को मालवा की राजधानी बना दिया गया। ईश्वर ने मुझे एक बहुत भारी दायित्व सौंपा है जो मुझे पूरा करना है। मेरा हर कदम और हर फैसला मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। मैं अपनी हर कार्रवाई के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मैं ले रही हूँ उसके लिए सदैव ईश्वर और अपनी प्रजा की ऋणी रहूंगी। अहिल्याबाई के हर भाव में सादगी थी, परंतु उनके चेहरे पर विलक्षण तेज और व्यक्तित्व में भक्ति और वीरता का अद्भुत संगम था। उन्होंने कुशलतापूर्वक मालवा का शासन और उसकी व्यवस्था को संभाला। रियासत के खिलाफ हर साजिश को सही कूटनीति के साथ नकारा और इस बात का एहसास भी दिला दिया कि स्त्री शक्ति में संघर्ष करने की पूरी क्षमता है। प्रियजनों का साथ छूटता गया, लेकिन वे प्रजाजनों से पूरी शिद्दत से जुड़ी रही। खुद एक साधारण जीवन जिया, परंतु नीति निपुणता से उन्होंने प्रजा को अमन और याचक पीड़ितों को अधिकार दिलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कई आध्यात्मिक और सामाजिक कामों को निष्ठा से आगे बढ़ाया। मुल्क भर में सैकड़ों मंदिर और आश्रम बनाए। नतीजा ये रहा कि वक्त के साथ साथ मराठी भी अहिल्या के व्यक्तित्व, उनकी सोच और फैसलों का सम्मान करने लगे। होलकर रियासत को संपन्नता, संपदा, संस्कृति और कला की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के बाद 1795 में मातोश्री अहिल्याबाई का स्वर्गवास हो गया। इतिहासकार इंसाफ और तरक्की के मामले में उनके दौर की तुलना बादशाह अकबर के जमाने से करते हैं। अहिल्याबाई को इंदौरवासी देवी मां मानते हैं। उनका नाम लेते ही मालवा में ही नहीं वरन समस्त भारत में शीश स्वयं आदर से झुक जाते हैं, हाथ श्रद्धापूर्वक जुड़ जाते हैं। अहिल्याबाई के बाद होलकर रियासत के दावेदारों में आपसी क्लेश शुरू हो गया। हुआ ये भी कि दूसरे मराठा शासक होलकर रियासत के अंदरूनी मामलों में दखल देने लगे और राजवाड़े को भी नहीं बख्शा। आखिरकार
सबसे छोटे दावेदार यशवंतराव ने पेशवा के खिलाफ बगावत कर दी और महेश्वर के किले में खुद ही अपना राज्याभिषेक करवा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पेशवा का साथ दे रहे सिंधियाओं पर हमला करके उज्जैन को अपने कब्जे में ले लिया। मुल्क की सियासत फिर एक नई करवट ले रही थी। सामूहिक ताकत के बावजूद कुशल नेतृत्व की कमी और आपसी मनमुटाव के कारण मराठों का दबदबा अब कमजोर पड़ने लगा था। यशवंतराव बखूबी जानते थे कि अगर मराठा संगठित नहीं हुए तो अंग्रेजों के हौसले और बढ़ जाएंगे। इसीलिए वे सिंधिया और भोसले राज परिवारों को अपने साथ जोड़ने की कोशिशों में लग गए। पहले देश फिर धर्म। हमें आपसी मतभेद रहे हैं, परस्पर शत्रुता भी रही है, पर आज जब 7 समंदर पार से आए फिरंगी हमारे आपसी टकराव का लाभ उठाकर हमारी ये पावन भूमि हथियाने के मंसूबे बांध रहे हैं, हमारे सामने एकता के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भोसले जी, अपने मन मुटाव छोड़कर हमें एकजुट होना है और मेरी तरह लड़ना है। राव साहब, आप सिंधियाओं की तरफ से समर्थन का भरोसा रखें। हम अपने अतीत को भुलाकर अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। राव साहब, आप भोसले राजवंश पर विश्वास करें। हमारी तलवार और हमारी जिंदगी दोनों आपके साथ हैं। अफसोस, वादे टूट गए। मराठा महासंघ के धागे बंधने से पहले ही छिटक गए। यशवंतराव ने अन्य रियासतों से भी सहयोग मांगा, लेकिन उनको हर तरफ खुदगर्जी ही नजर आई। मध्य भारत में अंग्रेजों के पांव मजबूती से जमने लगे। इंदौर से यशवंतराव की लंबी गैर हाजिरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने इंदौर और उज्जैन पर कब्जा कर लिया, मगर होलकर रियासत अभी भी उनकी आंख की किरकिरी बनी हुई थी। हार न मानते हुए यशवंतराव ने अपने ही दमखम पर कच्छ, बुंदेलखंड और कोटा के मोर्चों पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, उन्हें बेबस कर दिया। यशवंतराव ने लॉर्ड वेलेस्ली के नाम एक खत लिखकर युद्ध विराम की कुछ सख्त शर्तें रखी और उन्हें आगाह भी कर दिया। सीन घर, सीन तख्त, सीन ही मेरा घर है, सीन ही मेरा मुकुट। लॉर्ड वेल्सली, लड़ाई के मैदान में मैं ब्रिटिश तोपखाने का मुकाबला करने में या उसके सामने टिके रहने में यद्यपि असमर्थ हूं, फिर भी मेरी सेना जिधर मूव करेगी उधर सैकड़ों कोसों का मुल्क बादाक्रांत करते हुए लूट लिया जाएगा या जला दिया जाएगा। तुम्हारे सेनापति को सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। समुद्र की लहरों की तरह मेरी सेना लाखों लोगों की जान का संकट बन जाएगी। अंग्रेजों को इस तरह की खुली चुनौती से पहले शायद किसी भारतीय राजा ने नहीं दी होगी। अंग्रेज हाकिमों को अंदाज होने लगा था कि अगर यशवंतराव को नहीं रोका गया तो उनके अधीन अन्य राज्य भी बगावत कर देंगे और उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। लिहाजा 1805 में व्यास नदी के किनारे राजपुर घाट पर होलकर के साथ संधि की पेशकश हुई। पहली बार अंग्रेजों को किसी भारतीय राजा की शर्तों को मानना पड़ा। एक लंबे अरसे के बाद यशवंतराव होलकर को जंग से मोहलत मिली और वो अपनी राजधानी और राजवाड़े की तामीर में जुट गए। वास्तुशैली में इस्लामिक और ब्रिटिश शैलियों को
खूबसूरती से मिलाकर बनाया गया ये 7 मंजिला राजवाड़ा होलकर राजघराने की हिम्मत और जज्बे की निशानी है। अंग्रेजों ने युद्ध विराम को ज्यादा देर कायम नहीं रहने दिया और यशवंतराव को मोर्चे पर बार बार आना ही पड़ा। उनकी बाकी जिंदगी में बदस्तूर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए बीत गई। उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा, वे विचलित से रहने लगे और ऐसी ही हालत में 1811 में उनका निधन हो गया। भारत को स्वतंत्र कराने के उनके एकाकी प्रयास यद्यपि सफल नहीं हुए, पर पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी ख्याति अजर अमर हो गई। यशवंतराव के बाद काफी समय तक रियासत को कोई स्थायी असरदार राजा नहीं मिल पाया जिसमें राज्य को आगे बढ़ाने का दमाम हो या जिसमें पूर्वजों जैसी ज्वाला। अंततः 1818 के निर्णायक एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों के कई इलाके ब्रिटिश भारत के कब्जे में आ गए। इंदौर, ग्वालियर, नागपुर, झांसी राज्यों की संप्रभुता खत्म हुई और वे ब्रिटिश संरक्षित रियासतें बन गई। इंदौर नगरी एक बार फिर होलकर रियासत की राजधानी बनी। इंदौर ने कुछ पल खामोशी में काटे और जान लिया कि विरासत में बहुत कुछ मिला। अब समय था टकराहट छोड़ उसे संभालने संवारने का। कुंवर शहजादे आते रहे, गद्दी के वारिस बदलते रहे, पर इंदौर की सोच न बदली। इंदौर विकास की राह पर बढ़ता रहा। 1844 में तुकोजी राव होलकर द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ। वो एक काबिल शासक साबित हुए जिन्होंने रियासत को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक और औद्योगिक विस्तार पर ज्यादा जोर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के आधुनिक इंदौर की बुनियाद भी उन्होंने ही रखी थी। सर्वाधिक वर्षों तक राज्य करने वाले तुकोजी राव होलकर द्वितीय की 17 जून 1886 में मृत्यु हो गई। इतिहास का एक चक्र पूरा हो चुका था। नई सदी के उदय के साथ एक नया देश भी जन्म ले रहा था। 20वीं सदी की पहली आहट के साथ 1902 में होलकर रियासत, जिसे मल्हार राव ने अपनी बहादुरी से स्थापित किया, अहिल्याबाई ने जिसे अपने संस्कारों से सींचा, यशवंत राव ने जिसको निडरता का एहसास दिया और तुकोजी राव द्वितीय ने आधुनिकता से रूबरू करा, वो संयुक्त प्रांत का हिस्सा बनकर इतिहास में अमर हो चुकी थी। होलकर रियासत विदेशी ताकतों की लगातार मुखालफत और अपने राजाओं की दूरदर्शिता के चलते सियासत के माहिरों के लिए एक बेमिसाल शाहकार थी। प्राहो मेषो लभ्य श्रेय कृतः प्रारब्धात्। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए कोशिश करते हैं। इस मालवा की माटी और उसके हृदय की धड़कन इंदौर ने संगीत की लहरियों पर बहते तुलिका के अनेक रंगों से लिपटे, साहित्य और संस्कृति से सजे संवरे अनेक ख्यातिनाम कलाकार मात्र देश को नहीं वरन विश्व में भी है। Ah
धार्मिकता को एक ही सूत्र में पिरोते हुए शान से सिर उठाए, राजवाड़े का हर दर हर पत्थर गर्व से कह रहा है, गिर गिर के फिर उठा हूं इस पाक जमीन से, गिर गिर के फिर उठा हूं इस पाक जमीन से। शोलों ने कर दिया था मुझे राख की ठेरी, जाबाजों ने अपने लहू से सींचा है मुझे, तूफान भी न मिला पाए में हस्ती।